हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम कल बात कर रहे थे रायमल की। रायमल की बातें कल चल रही थी। रायमल मैंने पढ़ा दिया है, वैसे थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। रायमल का मैंने कल तुम्हें बताया रायमल के बारे में कि रायमल ने क्या किया था, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जैसा कि हमें पता है रायमल ने उद्दा को हराकर शासक बना था। रायमल के बारे में हम पढ़ चुके थे। रायमल की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। रायमल की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी कि उन्होंने अब्बद जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब्बद जी के मंदिर का निर्माण, जो कि एक शिव मंदिर था। उसके अलावा इनकी बात करें, इन्होंने एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, जो नागदा में स्थित है, कैलाशपुरी में, उस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे तो वो निर्माण करवाया किसने? रायमल ने। ये बातें हम कल पढ़ रहे थे। उसके अलावा हमने देखा कि जो रमाबाई थी, कुंभा की बेटी रमाबाई और रायमल की बहन, उनको जिनको वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के साथ एक कुंड का निर्माण भी करवाया। बात कर रहे थे रायमल के बारे में, तो रायमल के बारे में हमने कल देखा घोसुंडी अभिलेख के बारे में। घोसुंडी अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है, देखें। घोसुंडी अभिलेख में दो शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, उसमें दो अभिलेख मिले। उसमें देखा हमने 2 शताब्दी ईसा पूर्व में गजवंश का एक राजा था। कौन से वंश का था? गजवंश का। ध्यान रखें, ये RS मेंस और प्री के क्वेश्चन है। गजवंश का एक राजा था जिसका नाम था सर्वतात। सर्वतात ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। सर्वतात ने एक अश्वमेध यज्ञ का निर्माण करवाया और उसने वासुदेव और सकृष्ण वासुदेव हम समझेंगे भगवान कृष्ण का नाम है। सकृष्ण का ध्यान रखें, है बलराम का नाम, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। इनकी पूजा करते थे। इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम भागवत धर्म या भागवत धर्म को हम कहते हैं वैष्णव धर्म के पुजारी थे। ये बात ध्यान रखें। ये बात हमें पता लगती है घोसुंडी अभिलेख से कि चित्तौड़ में वैष्णव धर्म का प्रचार किससे हुआ था? घोसुंडी अभिलेख से, और रायमल के समय हुआ था। ये बात हमने देख ली थी। उसके बाद एक और अभिलेख लगा हुआ है 1504 ईस्वी का, जिसमें रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी ने अपने पिता का नाम था जोधा और पति का नाम था रायमल, इनके वंशजों का भी वर्णन किया, इनके पूर्वजों का भी वर्णन किया है। ये बात ध्यान रखें। ये बात हमें घोसुंडी अभिलेख बताता है। स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर कैलाशपुरी नागदा में स्थित है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, उस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है वो करवाया किसने? रायमल ने। और इसी मंदिर की परकोटे की बात करेंगे, एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी में स्थित है, उसके परकोटे का निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने। इतनी बात ध्यान रह जाएगी, ठीक है, ओके। ये था कल हम पढ़ते आ रहे थे लगातार रायमल के बारे में। अब हम बात करेंगे रायमल के पुत्रों के बारे में, जो मैंने कल तुम्हें बता दिया था, लेकिन आज फिर से बता रहा हूं रायमल के पुत्रों के बारे में। रायमल के देखो पुत्र की संख्या बहुत थी, क्योंकि बहुत रानियां थी तो पुत्र भी होंगे, लेकिन मोस्टली मुख्यतः बात करें तो रायमल के 3 पुत्र थे, जिसमें पहला था पृथ्वीराज। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, दिखाने है इनके बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूं। पृथ्वीराज है, दूसरा है जयमल और तीसरा प्रतापी शासक हुआ था सांगाया, इसका नाम था संग्राम सिंह। बात करेंगे, तीनों पुत्र आपस में लड़ते थे जब रायमल जिंदा था कि मैं राजा बनूंगा। उससे पहले थोड़ी इनके बारे में इनकी बात सुने, उसके बारे में इनकी लड़ाई की बातें मैं आपको बताता हूं। पृथ्वीराज है, इसे हम कहते थे उड़ना राजकुमार।
उड़ना राजकुमार इसको इसलिए क्या कहा जाता था कि युद्ध करने के लिए हमेशा आतुर रहता था। इसने आज जैसे युद्ध किया सिरोही में, कल कर रहा है जालौर में, परसों फिर चित्तौड़ में, ऐसे पता नहीं लगता था कहाँ जाके युद्ध करता था। इस कारण से उड़ना राजकुमार कहते हैं। जैसे आज की बात करें तो बोलते हैं युवा दिलों की धड़कन, जो नेता लोग है वैसा लोग था ये। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जिसके बारे में, पृथ्वीराज के बारे में, तो इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम था तारा देवी, जो अजमेर के दुर्ग में रहती थी। अजमेर के दुर्ग का प्राचीन नाम था अजमेरगढ़। अजमेर के दुर्ग का प्राचीन नाम था अजमेरगढ़। जब तारा देवी इस युद्ध में रहती थी तो इस दुर्ग का नाम पड़ गया तारागढ़। अजमेर वाले युद्ध उसका दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़। इतनी बातें हो गई थी। ये अजमेर रहती थी, अजमेर में था ये दुर्ग। उसके बाद बात करें, पृथ्वीराज की एक बहन थी। पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई इसकी बहन थी, जिसकी शादी सिरोही के शासक या सिरोही के राजकुमार थे जो जगमाल देवड़ा, उनसे हुई थी। यह बात ध्यान रखें, आनंदाबाई की शादी सिरोही के शासक सिरोही के राजकुमार जगमाल देवड़ा के साथ हुई। जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को परेशान करता था, तो यह आनंदाबाई ने पृथ्वीराज को में संदेश किया कि भैया मुझे जगमाल देवड़ा परेशान करता है। अब पृथ्वीराज एक डाकी टाइप आदमी था, भारी शरीर था, बड़ा शरीर था, तो जाता है कहाँ, सिरोही जाता है और अपने जीजा जी को बोलता है कि आप इसको आनंदाबाई को परेशान नहीं करें, नहीं तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बात जगमाल देवड़ा को बुरी तो लगी, लेकिन करेगा क्या जगमाल देवड़ा, क्योंकि इसके सामने तो ये तो बहादुर शासक था, या लड़ने में तैयार रहता था। इस कारण से जगमाल देवड़ा ने कहा ठीक है, मैं आगे इसको परेशान नहीं करूंगा। अब रात को, ये शाम की बात है, सुबह होती है, पृथ्वीराज अपने घर के लिए वहां से निकलता है। जब इसको जगमाल देवड़ा बोलता है कि खाना खाकर जाओ। अब खाना खाकर ये मना कर देता है पृथ्वीराज कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो वो बोलता है कि आपकी बहन के आपकी जो बहन है उसने आपके लिए लड्डू बनाए जो आपको बहुत पसंद है। जगमाल देवड़ा पृथ्वीराज फिर भी मना कर देता है। उसके बाद भी बोलता है कि आप साथ लेकर जाओ और रास्ते में खा लेना। ठीक है, पृथ्वीराज बोलता है ठीक है, पैक करके मुझे दे दो। तो डालकर उसको दे देते हैं। पृथ्वीराज रास्ते में उन लड्डुओं को खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जगमाल देवड़ा उसमें जहर मिला देता है। ऐसे होती है पृथ्वीराज की हत्या। अब बात करेंगे, इतनी बात हो गई, जगमाल देवड़ा ने किसकी हत्या कर दी, अपने साले साहब की हत्या कर दी। उसके बाद इनकी पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है 12 खंभों की। ध्यान रखें, पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है उनकी छतरी कितने खंभों की है, 12 खंभों की। कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये बातें ध्यान रखें। पृथ्वीराज की हत्या कैसे हुई थी कि उसके जो बहनोई थे जगमाल देवड़ा, उन्होंने उनको विष के लड्डू या जहर के लड्डू खिला दिए थे, इस कारण से उनकी हत्या हो गई थी। ये इतनी बात ध्यान रह जाएगी। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा शासक था रायमल का दूसरा पुत्र कौन था, जयमल। दूसरा पुत्र कौन था, जयमल। इतना ध्यान रहे, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जयमल एक पुत्र हो गया जिसका नाम पृथ्वीराज। दूसरे की हम बात करेंगे, दूसरा था जयमल। जयमल के बारे में देखिए। जयमल पृथ्वीराज से छोटा भाई था। ये इसने एक बार की बात बताता हूं, टोडा का एक शासक था, या टोडा में एक परिवार रहता था जिसका, टोडा कहाँ स्थित है, टोंक में। इतना ध्यान रखें, टोडा कहाँ है, वहां का एक सुल्तान सोलंकी था व्यक्ति, सुल्तान सोलंकी। जैसा कि मैंने कल तुम्हें बताया था कि जयमल की हत्या सोलंकियों से लड़ते हुए होती है, वो कैसे, देखो। सुल्तान सोलंकी था, इसको एक राजा होता है जिसका नाम होता है लल्लन खान पठान। लल्लन खां पठान। देखें, लल्लन खां पठान क्या करता है, सुल्तान सोलंकी को युद्ध करता है और इसको हरा देता है। अब सुल्तान सोलंकी ने क्या किया कि वहां से अपने परिवार के साथ निकलता है और सीधा आता है मेवाड़ में रायमल के पास, और रायमल को बोलता है कि आप मुझे शरण दें। तो रायमल सुल्तान सोलंकी को शरण दे देता है। चलो,
अब सुल्तान सोलंकी कहाँ रहने लगा? मेवाड़ में रहने लगा। मेवाड़ में रहने लगा। सुल्तान सोलंकी की एक बेटी थी, उसका नाम था तारा। उसका क्या नाम था? तारा। कहते हैं कि तारा की खूबसूरती, तारा बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक चलते थे। सुल्तान सोलंकी ने घोषणा कर दी मेवाड़ में आने के बाद कि जो मुझे मेरा साम्राज्य वापस लाके देगा, किससे? लल्लन खां पठान से, उससे मैं मेरी बेटी की शादी तारा की करूंगा। इस बात को सुनकर जयमल बोलता है ठीक है, मैं उसको हरा दूंगा, मैं लल्लन खान पठान से तुम्हारा जो भी टोडा का जो तुम्हारा साम्राज्य है वो वापस लाकर दूंगा। ठीक है। अब जयमल अब क्या करते हैं? बेटी तारा के साथ जयमल की सगाई हो जाती है। जयमल की सगाई हो जाती है। अब जयमल ने क्या किया कि एक दिन जयमल शाम के टाइम में, ठंडा मौसम था, पैक वैक लगा रहा था, पी रखी थी, तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा कि यार तेरी वाइफ है जो तारा इतनी सुंदर है, तो मिला या नहीं मिला? तो जयमल मना करते थे, ना अभी तो कोई मतलब ही नहीं, अभी तो सगाई हुई, शादी हुई नहीं है। बोले यार ये कैसी बात, सगाई हो गई तो आधी तो शादी हो गई, मिल तो लेता कम से कम। अब ये बात जयमल सोचता है नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए अभी। बोल नहीं यार फिर तेरा क्या मतलब ये हो, तो पी रखी थी, ठीक है, नशे में था। बोल ठीक है मैं आज तारा से मिलकर आता हूं। और वो पहुंच जाता है कहाँ? सुल्तान सोलंकी के पास। सुल्तान सोलंकी उसका कहता है कि मेरी पत्नी तारा कहाँ है, मुझे मिलवाओ। सुल्तान सोलंकी मना कर देता है कि शादी से पहले नहीं मिलना है, पर जयमल नहीं मानता है। बार बार सोलंकी थोड़ा सा उनको लड़ते भी हैं तो बोलते हैं कि हमारे घर में रह रहा है, मुझे यहाँ दिखा रहा है। तो जयमल ने वहां पर जाकर बहुत बदतमीजी करी, और बदतमीजी करने के बाद लास्ट अंजाम क्या हुआ कि सोलंकी है वो जयमल को मार देते हैं या मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये बात पता लगती है रायमल को, तो रायमल कहता है कि सोलंकियों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बेटा ही गलत था, बेलखन का बेटा था, गलती कर रहा था, मार दिया, ठीक किया, और सोलंकी को कोई सजा नहीं दी गई। अब बात चलती गई आगे, तो बोला कि अब बेटे की शादी किससे करनी शादी उसी से जो लल्लन खां पठान को हरा दे। तो उसमें पृथ्वीराज को क्या किया जाता है? पृथ्वीराज बोलता है कि मैं हराऊंगा, मेरी शादी की जाए तारा से। ठीक है। अब पृथ्वीराज की सगाई किससे हो जाती है? उसी तारा से जिससे पहले जयमल की हुई थी। पृथ्वीराज की सगाई हो गई तारा देवी से। अब क्या करता है पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान करता है लल्लन खां को युद्ध करने जाता है, और लल्लन खां की मदद करने कौन आता है? लल्लन खां की मदद करने आता है मल्लू खां। लल्लन खां प्लस मल्लू खां। मल्लू खां और लल्लन खां दोनों मिलकर पृथ्वीराज से युद्ध करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज इन दोनों को हरा देता है। इतनी बात ध्यान रखें। अब पृथ्वीराज ने लल्लन खां को और मल्लू खां को हरा दिया, और इस बेटी तथा इसकी बेटी जो थी तारा, इससे विवाह कर लेता है। ये वो ही तारा है जिसके नाम से तारागढ़ दुर्ग बना था। ओके, तो ये थी किसकी कहानी? पृथ्वीराज की। अब हुआ क्या? अब सुने। अब तीसरा पुत्र है सांगा। सांगा एक प्रतापी शासक है, वीर योद्धा था। सांगा के बारे में अब हम देखेंगे, सांगा के बारे में हम पढ़ेंगे। सुनो, सांगा के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे पृथ्वीराज, जयमल और जब सांगा तीनों बेटे थे, तो तीनों में आपस में युद्ध होते रहते थे या तीनों आपस में लड़ते रहते थे? थोड़ी सी कहानी है, सुने। तीनों लड़ते रहते थे। रायमल बोलता कि अभी तो मैं जवान हूं, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं या मैं मर जाऊं तो तुम कोई राजा बन जाना, आपस में लड़ते क्यों हो? लेकिन तीनों में लड़ाई होती रहती थी। उनका एक चाचा था, इनका तीनों का एक चाचा था जिसका नाम था सारंग देव। क्या नाम था? सारंग देव। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था सारंग देव। वो डेली देखता है इनके नाटक। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि चित्तौड़ के पास एक बूढ़ी माता बैठती है, वो हाथ की रेखा देखकर बता देती है कि अगला शासक कौन होगा। चलो जी ठीक है। अब ये तीनों भाई क्या करते हैं? तीनों जाते हैं उस बूढ़ी औरत के पास सारंग देव के साथ। तीनों चले जाते हैं। तीनों बोलते हैं कि जाकर कि हमारा हाथ देखो और बताओ कि चित्तौड़ का अगला शासक है या मेवाड़ का अगला शासक है कौन होगा। जिसमें कौन कौन? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। बूढ़ी औरत तीनों की तरफ देखती है और हंसती है, और जो भी तुम में से कोई भी बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। पृथ्वीराज थोड़ा लड़ाकू टाइप था, गुस्सेल टाइप था। उसने क्या किया? तलवार निकाल ली और बोला कि बुढ़िया जल्दी बता कौन बनेगा हाथ की लकीर देखकर। अब इतनी बात हो गई तो बूढ़ी औरत पृथ्वीराज की तरफ देखती है और हंसती है कि बोले कि तू तो नहीं बनेगा उसके, क्योंकि देख लिया उसके कर्म कि तू राजा नहीं बनेगा। पृथ्वीराज बोलता है ठीक है मैं नहीं बनूंगा, तुम इन दोनों जमहूरों में से बताओ सांगा और जयमल में से कौन
बनेगा। तो बूढ़ी औरत बहुत देर के बाद बोलती है कि सांगा, अगला जो मेवाड़ का शासक होगा वो कौन होगा? राणा सांगा। इतनी बात सुनते ही रायमल और जयमल सांगा की तरफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सांगा पर हमला कर देते हैं और सांगा की एक आंख फोड़ देते हैं, सांगा की एक आंख फोड़ देते हैं। अब उनके बीच में सारंगदेव रहता है, सारंगदेव लड़ाई को शांत करवाता है और सांगा को बोलता है कि तू यहां से भाग जा। सांगा वहां से निकल जाता है, सांगा वहां से देखकर अपने भाइयों के लक्षण वहां से भाग जाता है। इतनी बात अपन ने कल देख रहे थे सांगा के बारे में। सांगा वहां से निकल गया और सांगा वहां से निकल जाता है। उसके बाद एक जगह पड़ती है चित्तौड़ के पास, सेवंतरी। सेवंतरी एक जगह पड़ती है, वहां एक मंदिर था। मंदिर का नाम क्या था? मंदिर का नाम था रूप नारायण मंदिर। रूप नारायण, इतना ध्यान रखें, उस मंदिर का नाम था रूप नारायण मंदिर। और वहां पर एक मारवाड़ का सासा बैठा हुआ था जिसका नाम था बीदा जैत मलोत। ध्यान रखें, बीदा जैत मलोत। सेवंतरी में पहुंचता है, वहां एक मंदिर है रूप नारायण मंदिर। रूप नारायण मंदिर में एक शासक, मारवाड़ का एक शासक, राठौड़ शासक था जिसका नाम था जैत मलोत। वहां पे पूजा कर रहा था। तो वो सांगा वहां पे पहुंचता है और बीदा को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मार देंगे, आप मुझे कैसे भी अब बचा लें। अब सांगा का बीदा बोलता है ठीक है आप अंदर चले जाओ, मैं देख लूंगा, उनको बाहर आने दो। थोड़ी देर बाद मंदिर में कौन पहुंच जाता है? दोनों भाई जयमल और पृथ्वीराज वहां उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। और बीदा जैतमलो जो राठौड़ शासक था उससे पूछते कि जरा हमारा भाई आया था, तुम्हें देखा क्या? नहीं। उसमें बीदा जैतमलोद मना कर देता है, लेकिन जब जयमल और पृथ्वीराज को समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो उससे युद्ध करते हैं। बीदा जयमलोद से युद्ध कर लेते हैं और इसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो बात मारवाड़ में कहावत है कि बीदा जयमलोद के लिए एक ही, अगर सांगा को शासक बनने में मदद करी तो बीदा जयमलोद जो राठौड़ एक शासक था उसने करी। इतना ध्यान रखें कि अपना आपका बलिदान देकर सांगा को इसने शासक बनाया। इतनी बातें थी। अब सांगा क्या किया? मंदिर में तो रहेगा नहीं, मंदिर से निकल जाता है और अजमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीनगर। अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर। श्रीनगर जो अजमेर के अंदर है वहां पहुंच जाता है और वहां एक व्यापारी थे जिनका नाम था करमचंद पवार। करमचंद पवार के पास ये पहुंच जाता है और करमचंद पवार से शरण लेता है। करमचंद पवार के पास ये रहता है। अब ये इसको करमचंद पवार के पास लगभग रह रहा था ये, तो इसके पास खबर पहुंचती है कि पृथ्वीराज मारा गया। कैसे मारा गया? भाई की जीजा जी ने दे दिया जहर, पृथ्वीराज मर गया। उसका पता लगा जयमल भी सोलंकी युद्ध करता हुआ मारा गया, तो सांगा को पता हो गया दोनों मर गए। तो अब वो चलते हैं किसके पास? सांगा जी चल के आ जाते हैं अपने पिताजी रायमल के पास। रायमल के पास आ गया सांगा। रायमल वृद्ध हो चुका था और सांगा क्या करता है? मेवाड़ का अगला शासक बन जाता है। जैसे कि हमने देखा था रायमल का जो शासन काल था वो 1473 1509 ईस्वी तक था और सांगा 1509 में शासक बन जाता है। ये दोनों पुत्र पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो अब बनता है शासक कौन? राणा सांगा। और आज हम अध्ययन करेंगे राणा सांगा के बारे में। अब देखो ये सब मैं अब मिटा देता हूं। ये बातें थी राणा सांगा तक, रायमल से राणा सांगा के बीच की कहानी। मैंने बताया तुम्हें तारा देवी कहां से आई थी, वो सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम बात करेंगे राणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन बना रायमल के बाद? राणा सांगा, जिनका नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह या इनको बोलते थे सांगा। अब देखो सांगा के बारे में। सांगा का शासनकाल रहा 1509 से लेकर कब तक रहा? 1509 से लेकर 1528 तक। ये था सांगा का शासन काल। सांगा ने देखो लगभग 20 साल का उनका शासनकाल रहा। 20 साल के अंदर उन्होंने बहुत से कार्य किए, उन्होंने बहुत विद्रोह किए। पहला उनका, अब हम बात करेंगे उनके पहले राजनीतिक उपलब्धियां। तो पहला बात करेंगे दिल्ली के साथ संघर्ष। उनके संघर्ष देखो कहां हुए। पहला सुनो, दिल्ली के साथ संघर्ष। एक एक चीज पढ़ेंगे विस्तार से। दो ही शासक ऐसे जिनके बारे में एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, कुंभा और
सांगा। दिल्ली के साथ संघर्ष, पहला है दिल्ली के साथ संघर्ष। देखो दिल्ली के साथ संघर्ष जब सांगा यहाँ मेवाड़ का शासक बना, उस टाइम दिल्ली में शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। लेकिन सांगा का जो संघर्ष था या सांगा के साथ जिसको युद्ध करना था या लड़ाई लड़नी थी, उसका नाम था सिकंदर लोदी का बेटा महमूद लोदी। संघर्ष किसके साथ था? महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी के साथ। अब बात करेंगे, अब इन्होंने क्या किया, महमूद लोदी जो था इसके साथ युद्ध होता है किसका? सांगा का। कब? 1517 में एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध लड़ा जाता है 1517 में सांगा वर्सेज महमूद लोदी। सांगा वर्सेज महमूद लोदी और सांगा जीत जाता है। ध्यान रखें। इसी के एक साल बाद तुरंत दूसरा युद्ध हुआ। खातौली जगह कहां स्थित है? खातौली है भरतपुर में, भीलवाड़ा में। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है। उसके बाद बाडी का युद्ध हुआ, बाडी का युद्ध एक साल बाद जस्ट फिर होता है वापस इन दोनों के बीच ही, सांगा वर्सेज महमूद लोदी, और सांगा फिर जीत जाता है। ये था संघर्ष किसके? दिल्ली के साथ। उसके बाद इसका संघर्ष बढ़ा और संघर्ष बढ़ गया। अब मैं तुम्हें बताऊं मालवा के साथ हुआ इसका दूसरा संघर्ष। ये था दिल्ली के बाद बात करेंगे मालवा का शासक। मालवा के साथ संघर्ष। मालवा के साथ जब संघर्ष हुआ तो वहां का शासक था नादिर शाह और उसका पुत्र था महमूद खिलजी। तो सांगा का संघर्ष था किससे? महमूद खिलजी से। महमूद खिलजी की हम बात करें तो महमूद खिलजी, देखो हम एक पहले पढ़ चुके हैं महमूद खिलजी के बारे में। महमूद खिलजी ये द्वितीय है। पहला था कुंभा के टाइम में जो मालवा का शासक था और कुंभा ने उसको हराया था सारंगपुर के युद्ध में। ऐसे ही ये दूसरा है महमूद खिलजी सेकंड। नादिर शाह का पुत्र था महमूद खिलजी और जो सांगा के साथ युद्ध करता है। युद्ध करने का कारण देखो क्या रहा। युद्ध करने का कारण यह रहा कि सांगा का एक मित्र था मेदिनी राय। सांगा का एक मित्र था मेदिनी राय, और मेदिनी राय को क्या, सांगा का मित्र मेदिनी राय रहता था अपने जगह। उसके बाद हुआ क्या, चंदेरी का शासक था। लेकिन महमूद खिलजी ने क्या किया, सांगा से युद्ध किया, और सांगा से युद्ध नहीं किया, चंदेरी के शासक मेदिनी राय से युद्ध किया और मेदिनी राय को वहां से निकाल दिया। मेदिनी राय आता है मित्र के पास और मित्र उसको क्या करता है, गागरोन में रहने के लिए जगह दे देता है। अब गागरोन में जब ये चंदेरी का शासक मेदिनी राय रह रहा था तो महमूद खिलजी को ये बात पता लगी और गागरोन पर भी हमला कर देता है। गागरोन पर हमला करने के बाद मेदिनी राय, ये बात पता लगी सांगा को कि मेदिनी राय ने गागरोन पर हमला कर दिया। महमूद खिलजी ने किस पे हमला कर दिया, गागरोन पर। और गागरोन चंदेरी शासक मेदिनी राय को दिया किसने था, सांगा ने। तो सांगा अपनी सेना के साथ गागरोन पहुंचता है और महमूद खिलजी से युद्ध लड़ लेता है। ये बात हुई 1519 की। तो युद्ध हुआ किस किस के बीच, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, जिसको युद्ध का नाम दिया गया है गागरोन का युद्ध 1519 में। और इसमें भी कौन जीत जाता है, सांगा जीत जाता है। ये बात ध्यान रखें। ये था किसका, मालवा का संघर्ष। इसमें होता क्या है, कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हरिदास चारण, जो महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लेता है। और महमूद खिलजी को गिरफ्तार करके सांगा के सामने पेश करता है। तो बोलता है ये कौन है, बोली यही तो है महमूद खिलजी। उसके बाद हरिदास चारण से खुश होकर सांगा बोलते हैं बता आज मैं तेरे से इतना खुश हूं, तेरे को पूरा मेवाड़ दे दूं। तो हरिदास चारण कहता है कि साहब मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो आप छोटी मोटी कोई इनाम दे दें। तो वो उसको 12 गांव दान में दे देता है। या 12 गांव किसको दिए, हरिदास चारण को 12 गांव दिए गए। दिए किसने, सांगा ने। किस लिए, महमूद खिलजी को गिरफ्तार किया था। 3 महीने के बाद महमूद खिलजी को गिरफ्तार रखा 3 महीने तक, और 3 महीने बाद वो महमूद खिलजी को छोड़ देता है। लेकिन एक जमानत में छोड़ता है, उसके भाई को अपने पास रख लेता है। ये बात थी किसकी, मालवा के साथ सांगा का संघर्ष। अब हम तीसरे संघर्ष की बात करेंगे। तीसरा संघर्ष है गुजरात के साथ संघर्ष।
तीसरे शासक की बात करेंगे हम, गुजरात के साथ संघर्ष। अब देखो गुजरात के साथ संघर्ष, बातें करी हमने सांगा के बारे में, दिल्ली के साथ संघर्ष, फिर मालवा के साथ संघर्ष। सांगा ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किए। तीसरा संघर्ष बात करेंगे गुजरात के साथ संघर्ष। सुने आप गुजरात की कहानी, गुजरात के साथ मैंने तुम्हें बता दिया दिल्ली और मालवा के साथ। तीसरी हम बात करेंगे गुजरात के साथ संघर्ष। गुजरात के उस टाइम शासक थे महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा और इनका पुत्र था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह, ठीक है, इतनी बात है। इधर सांगा मेवाड़ में थे। अब ये थे गुजरात के शासक। तो हुआ क्या, ईडर जो मारवाड़ की एक शाखा थी, वो शाखा ईडर में चल रही थी और एक उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया था। दो भाई थे, रायमल और भारमल। रायमल बड़ा था, रायमल योग्य था शासक बनने के, लेकिन भारमल भी शासक बनना चाह रहा था ईडर का। और इसने क्या किया, ईडर के युद्ध मुजफ्फर शाह जो था, मुजफ्फर शाह भारमल की मदद करने आ जाता है और रायमल को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रायमल सीधा आता है कहाँ, सांगा के पास। सांगा रायमल की मदद करता है मुजफ्फर शाह के साथ और भारमल के साथ मिलकर युद्ध करता है। मुजफ्फर शाह और भारमल के विरुद्ध सांगा युद्ध लड़ता है और इन दोनों को हराकर रायमल को ईडर का राजा बना देता है। कहते ये बात, अब राजा कौन बन गया, रायमल। मुजफ्फर शाह से युद्ध क्यों हुआ, भारमल के चक्कर में, क्योंकि ईडर एक बड़ा ठिकाना था। ईडर के शासक में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। तो क्वेश्चन यही आएगा कि सांगा ने किस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। इतनी बात हो गई, सांगा जीत जाता है। बाद में तो कुछ कालांतर बाद उसके बाद रायमल की उम्र ज्यादा होने के कारण मर जाता है और भारमल फिर आता है सांगा के पास। अब तो भाई भी गया, मैं भी शासक बनना चाहता हूं, मुझे ईडर का शासक बना दिया जाए। और ईडर का शासक भारमल बनता है। और उसी टाइम खानवा के युद्ध में भारमल ईडर से मदद करने आता है। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।